वीडियोज़ में हम लोगों ने बात की थी शून्य विवाह की, शून्य करड़ी विवाह की। आज विशेष रूप से बात करेंगे हम लोग दोनों विवाहों में अंतर की और किस रूप में कैसे ये दूसरे टॉपिक से संबंधित हैं दोनों टॉपिक, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो अभी तक हम लोगों ने जैसा कि शून्य विवाह की बात की थी, यानी ऐसा विवाह जो प्रारंभ से ही विधि की निगाह में विवाह नहीं माना जाता, और दूसरा शून्यकरणी विवाह का मतलब कि जो विवाह होने के दिनांक से लेकर उसे शून्य घोषित किए जाने तक बिल्कुल वैध विवाह बना रहता है, लेकिन शून्य घोषित किए जाने की स्थिति में वो होता है। यानी एक पक्षकार के पास ये अधिकार होता है, शक्ति होती है कि वो जब चाहे ऐसे विवाह को शून्य घोषित करा सकता है। तो ये मुख्य रूप से यानी कि प्रक्रिया का अंतर आपने देखा, या उसके प्रारंभ से और अंत में समाप्त होने के दृष्टि से देखा अंतर आपने। फिर यदि देखा जाए तो शून्य विवाह जो है ये यानी कि केवल अधिनियम आने के बाद के विवाहों पे लागू होता है। और हम बात कर रहे हैं शून्यकरणी विवाह की, तो ये अधिनियम के पहले यानी 1955 के पहले हुए विवाह पे भी लागू होता है, 1955 के बाद के विवाहों पे भी लागू होता है इस रूप में। यदि और एक मुख्य अंतर की बात करें हम लोग, तो जितनी भी शर्तें आप देखेंगे या जो आधार हैं शून्य विवाह के, वो सभी अपने आप में दंडनीय हैं। यानी धारा 5 की पहली शर्त का उल्लंघन करके आपने शून्य विवाह कारित किया तो आपको 7 साल तक की सज़ा या 10 वर्ष तक की सज़ा दी जा सकती है, बीएनएस की धारा 82 के 1 और 2 में। और ये बात कहाँ से आपको मिल रही है? धारा 17 बता रही है कि ये अपराध है और भारतीय न्याय संहिता में दंडनीय है। और जब आप शून्यकरणी विवाह के आधारों को देखेंगे तो वहाँ पे इसे कहीं पे भी दंडनीय नहीं बनाएगा। केवल एक जो आधार है वो दंडनीय है, लेकिन वो डायरेक्टली यहाँ पे हिंदू विवाह अधिनियम में नहीं दिया गया है, बल्कि उसका उल्लेख आप बाल विवाह अधिनियम से देखते हैं, चाइल्ड मैरिज एक्ट से। तो वहाँ चाइल्ड मैरिज एक्ट में उसे दंडनीय बनाया गया है इस रूप में। और दूसरी बात कि जो एक और 5 की बात दंडनीय है चाइल्ड मैरिज के रूप में, यानी आप कहें कि 18 वर्ष और 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं हुई है, वो भी दंडनीय है, लेकिन वो शून्यकरणी नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं कह रहा हूँ कि शून्यकरणी विवाहों को विवाह अधिनियम में साधारणतया दंडनीय नहीं घोषित किया गया। और शून्य विवाह 3 आधार पर शून्य होते हैं और तीनों आधार को दंडनीय बनाया गया, यानी प्रतिसिद्ध नातेदारी और सपिंड नातेदारी दोनों को धारा 18 में दंडनीय घोषित किया गया है और द्विविवाह विवाह को धारा 17 में दंडनीय घोषित किया गया है। तो इस आधार पे यानी हम लोगों ने क्या क्या बात की कि अधिनियम के पहले, अधिनियम के बाद लागू होने के आधार पे, अपराध के आधार पे और प्रारंभ से ही शून्य और बाद में शून्य होने के आधार पे मुख्य बेसिक अंतर ये है। अब इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मल अंतर देखने की बात करें अगर, तो कानूनी स्थिति की बात की जाए तो ये जैसा कि हम लोगों ने बात की कि शून्य विवाह जो है प्रारंभ से ही अवैध होता है, यानी समाप्त, यानी उसका अस्तित्व तो नहीं माना जाता है, यानी एब इनिशियो। और शून्यकरणी विवाह तब तक वैध रहता है जब तक उसे शून्य घोषित न कर दिया जाए। अब डिक्री की आवश्यकता है या नहीं है, तो शून्य विवाह में कोई आवश्यकता नहीं है और शून्यकरणी के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिना डिक्री द्वारा घोषित किए हुए कोई भी विवाह शून्य नहीं बन सकता, जो कि पहले से शून्यकरणी है। कौन चुनौती दे सकता है? तो विवाह का कोई पक्षकार चुनौती दे सकता है, यानी दोनों में से कोई पक्षकार जा सकता है न्यायालय के पास इसे शून्य घोषित कराने के लिए। और शून्यकरणी विवाह की बात की जाए तो जो व्यक्ति पीड़ित है किसी दूसरे व्यक्ति की अवहेलना से, किसी दूसरे व्यक्ति की समस्या से, केवल वो व्यक्ति ही इसे शून्य घोषित करा सकता है। और किसी व्यक्ति की अवहेलना या पीड़ा की बात जो मैंने की, तो शून्यकरणी विवाह में हमेशा किसी व्यक्ति की अक्षमता या किसी न किसी रूप में उसकी समस्या से संबंधित मामले हैं। और शून्य विवाह में बात की जाए तो ये विधि की अवहेलना की बात है मुख्य रूप से। तो इस आधार पे यहाँ पे एक व्यक्ति निश्चित रूप से दोषी होता है किसी न किसी रूप में, और यहाँ केवल विधि का उल्लंघन होता है। किसने उल्लंघन किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विधि का उल्लंघन हुआ है। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, एक जगह व्यक्तिगत अक्षमता और एक जगह विधि का उल्लंघन। अब आधार की बात की जाए तो यहाँ गंभीर उल्लंघन, गंभीर शर्तों का उल्लंघन है, जैसे कि द्विविवाह, यानी कि एक से अधिक पक्ष, यानी विवाह का पक्षकार जो है पहले वाला वो जीवित नहीं होना चाहिए, यानी जिसको आप सरल भाषा में कहें कि द्विविवाह करना। इसी तरह से निषिद्ध नातेदारी या सपिंड नातेदारी की बात की गई है। और यहाँ पे केवल कपट और सम्मति, नपुंसकता वगैरह, यानी जैसा मैंने कहा कि व्यक्तिगत अक्षमता की बात की गई है। पक्षों के अधिकार की अगर बात की जाए तो कोई वैवाहिक अधिकार नहीं है शून्य विवाह में जनरली, बाकी कुछ अधिकार हैं उनकी भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे।
निरस्तीकरण तक पूर्ण अधिकार रहते हैं, क्योंकि वो वैध विवाह माना जाता है। जब तक कि शून्य घोषित नहीं कराया जाए वो वैध विवाह है, इसलिए निश्चित रूप से अधिकार भी होंगे। प्रावधान की बात की जाए तो धारा 11 में शून्य विवाह की बात की गई है और धारा 12 में शून्यकर्णी विवाह की बात की गई है। समय सीमा की बात की जाए तो शून्य विवाह के लिए कोई समय सीमा का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। और यदि शून्यकर्णी विवाह की बात की जाए तो यहाँ कई मामलों में समय सीमा की बात की गई है कि जैसे कपट किया गया है, किसी व्यक्ति की सम्मति कपट से ली गई होगी तो कपट का पता चलते ही 1 साल के भीतर उसे याचिका दायर करनी पड़ेगी। इसी तरह से बल प्रयोग किया गया है तो बल प्रयोग के समाप्त होने के बाद 1 साल के भीतर याचिका दायर करनी पड़ेगी। इसी तरह से यदि विवाह के पहले के प्रेगनेंसी का मामला होगा तो प्रेगनेंसी की जानकारी होने के बाद उसके साथ समागम नहीं होना चाहिए। इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस हैं। और शून्य विवाह के मामले में किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस का उल्लेख नहीं किया गया है। अब इस तरह से अधिनियम से संबंध की बात की जाए तो अधिनियम के बाद के विवाहों पे लागू होती है धारा 11। अधिनियम के पहले के विवाहों पे धारा 11 लागू नहीं होती। इसका मतलब कि अधिनियम के पहले अगर कोई विवाह हुआ है तो उसे धारा 11 में शून्य घोषित नहीं किया जा सकता। और यदि हम लोग शून्यकर्णी विवाह की बात करें तो चाहे विवाह अधिनियम के पहले यानी 1955 से के पहले हुआ हो या 1955 के बाद हुआ हो, दोनों विवाहों पे धारा 12 लागू होती है। यानी दोनों तरह के विवाहों पे को शून्यकर्णी दोनों तरह के विवाह हो सकते हैं और उन्हें शून्य घोषित कराया जा सकता है। अपराध की बात की जाए तो शून्य विवाह अपने आप में तीनों जो शर्तें हैं वो अपराध हैं, अपराध घोषित किया गया उन्हें और उनके लिए अलग से स्पष्ट रूप से दंड की व्यवस्था की गई है धारा 17 और 18 में। और शून्यकर्णी विवाहों की बात करें हम लोग तो इन्हें सीधे तौर पे अपराध घोषित नहीं किया गया है, लेकिन चाइल्ड मैरिज एक्ट से जिस कारण को या आधार को हम लोग यहाँ ला रहे हैं वहाँ चाइल्ड मैरिज एक्ट में उसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है यदि किसी बच्चे का विवाह यानी 18 वर्ष से कम आयु के विवाह के व्यक्ति का विवाह किया जाता है। अब यदि जैसा मैंने यहाँ कहा कि कोई वैवाहिक अधिकार नहीं है, लेकिन यदि वाइड या वाइडेबल मैरिज का कोई बच्चा होगा तो वो पक्षकारों का वैध संतान माना जाता है और उसे पक्षकारों की संतान के रूप में पूरे अधिकार होते हैं और उसे माता पिता की संपत्ति इनहेरिट करने का अधिकार होता है। केवल उसके पास दूसरे पूर्वजों की संपत्ति इनहेरिट करने का या विरासत में पाने का, उत्तराधिकार में पाने का अधिकार नहीं होता है। बाकी उस बच्चे की वैधता पूर्ण होती है और उसे वैध बच्चे की तरह ही माता पिता की संतान भी पाने का पूरा अधिकार है। और इस तरह के जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के मैटर में भी ये बात कही है और कई मामलों में इस तरह का जिक्र आया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और मैंने जिक्र किया भी है पिछले वीडियो में। मैंने स्पष्ट रूप से उन केसेस का उल्लेख किया हुआ है, तो आप पिछला वीडियो देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है शून्य विवाह का, शून्यकर्णी विवाह का, तलाक का, यानी जितने भी वैवाहिक उपचार हैं सबका लिंक है, तो आप उसे देख लें और तब ये वीडियो और अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो वो भी आप दें निश्चित रूप से, ताकि हम उस तरह का वीडियो आपके लिए ला सकें और अपने खुद के इस कंटेंट्स में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। धन्यवाद।